गुड इवनिंग दोस्तों, अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से अमेरिका ईरान संबंध को एक झलक होता है उसको पटल पर मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं और उसी के अगली कड़ी के रूप में है 1979 का ईरान विद्रोह। इससे पहले मैंने बताया था 1953 का तख्ता पलट। 1953 का तख्ता पलट को मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मोहम्मद मोसादेग जो 1953 में शासन किया करता था, तो 1953 में जब मोहम्मद मोसादेग शासन किया करता था उस समय के बताए थे कि उस समय का मेन आर्थिक स्रोत जो था ईरान का, वो क्या था? वो वहाँ का खनिज संपदा ही था। और खनिज संपदा मीन्स खनिज तेल। और उसमें चर्चा किए थे कि खनिज तेल पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण, कंट्रोल किसका था? एंग्लो ईरानी आयल तेल कंपनी, जिसकी चर्चा मैंने किया था। एंग्लो ईरानी आयल तेल कंपनी ये एक ब्रिटिश सरकार की एक कंपनी थी। इसी कंपनी का जो है क्या, पूरे ईरान के खनिज तेल पर क्या था? नियंत्रण था। उसका सारा जितने बेनिफिट था, जितने उससे जो है फायदा होता था खनिज तेल से, वो सारे सारे बेनिफिट जो है इसी कंपनी की होती थी और कंपनी उस पैसे को ब्रिटेन पहुंचाता था। इस तरह से बताया था कि ब्रिटेन को इससे बहुत फायदा हो रहा था। इस चीज को वाकई मोहम्मद मोसादेग जो थे उस समय के प्रधानमंत्री, वो बहुत बारीकी से इस चीज को समझते थे कि चूंकि सारा संपदा मेरा है, सारा जो है खनिज तेल संपदा मेरा है और इसका सारे सारे बेनिफिट एक ऐसे कंपनी उठा रही है जो हमारे देश की है ही नहीं, वो ब्रिटेन की है। और यही कारण था कि उन्होंने खनिज तेल को क्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने खनिज तेल को राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और इस राष्ट्रीयकरण से जो है इस कंपनी का नियंत्रण क्या हो गया? नियंत्रण खत्म हो गया। मीन्स अब जो ईरान का खनिज तेल भंडार था उस पर से नियंत्रण जो है एंग्लो ईरानी आयल तेल कंपनी का समाप्त हो गया, जिससे ब्रिटेन को बेनिफिट खत्म हो गया। मीन्स अभी तक तो वो कंपनी जो है सारा सारा कर रहा था, जो कितना बेचना है, कितना क्या करना है, किस देश को कितना निर्यात करना है, ये सारी कंपनी कर रही थी। तो ये कंपनी को फायदा हो रहा था। ये कंपनी ब्रिटेन की थी तो पैसा सारा सारा कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन को जा रहा था। मीन्स अगर कोई कंपनी है तो ये कंपनी जहाँ का पैसा वहां भेजेगा, तो इसका फायदा कहाँ होगा? उस देश में होगा। अच्छा, ये कंपनी यूज किसका कर रही है? तो ईरान के खनिज संपदा का यूज कर रही है। तो मीन्स अब देखिए, ईरान खनिज संपदा ईरान का, कंपनी ब्रिटेन की, अब फायदा ब्रिटेन में। किसी देश को ये पसंद नहीं आएगा। यही कारण था कि मोहम्मद मोसादेग ने क्या कर दिया था? खनिज तेल को जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण किया तो ये चीजें बताए थे कि पचा नहीं था, और नहीं पचने के कारण जो है उन्होंने अमेरिका के सहयोग से तख्ता पलट का प्रयास किया, जिसमें बताए थे कि दो गुप्त एजेंसियां जो बहुत इंपॉर्टेंट गुप्त एजेंसियां थी, वो गुप्त एजेंसी कौन सा था? एक था CIA। CIA जो अमेरिका का गुप्त एजेंसी है, आज भी है, जानते हैं। और MI6, CIA जो अमेरिका का गुप्त एजेंसी है, और MI6। तो CIA ने ऑपरेशन एजॉक्स चलाया था। ये मोहम्मद मोसादेग का शासन जो है क्या करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए CIA ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजॉक्स। और MI6 ने चलाया ऑपरेशन बूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MI6 ने ऑपरेशन बूट चलाया था और CIA ने ऑपरेशन एजॉक्स। MI6 जो है ब्रिटेन की थी और CIA जो है कहाँ का था? ये अमेरिका का था। मीन्स अमेरिका का और ब्रिटेन के गुप्त एजेंसी ने, खुफिया एजेंसी ने गुप्त ऑपरेशन चलाया। क्या क्या? गुप्त ऑपरेशन चलाया। और उस ऑपरेशन के द्वारा जो है क्या किया? मोहम्मद मोसादेग के तख्ता को पलटने में कामयाब रहा। और चूंकि
ये जो था, ये व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति था, ये किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहना नहीं चाहता था। आखिर यही तो कारण था कि इसका तख्ता को पकड़ने का जो है इन्होंने निर्णय किया कि मेरा सुनता ही नहीं है, मेरे अनुसार करता ही नहीं है, तो इसके सरकारे को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया। इसी के कारण जो है अब यहाँ का क्या कर दिया, सैनिक कार्रवाई किया और आंतरिक विद्रोह बताए थे। कल भी कल का जो वीडियो था उसमें हमने आप चर्चा किया था कि ये दोनों एजेंसियां जो है आंतरिक रूप से क्या कर दिया, आंतरिक विद्रोह पैदा कर दिया और सैनिक कार्रवाई भी किया। ये सैनिक कार्रवाई और आंतरिक विद्रोह के कारण जो है मोहम्मद मोसादेक का सरकार क्या हो गई, खत्म हो गई, उसको जो है। तो यहां से हम देखते हैं अब प्रधानमंत्री के रूप में वैसे व्यक्ति को बैठाया जिसकी वो व्यक्ति तो उस देश की है हो, ईरान की हो, बट उसका वो मानसिक रूप से कैसा हो, मानसिक रूप से जो है पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत हो, पश्चिमी दिमाग से ओतप्रोत हो, अमेरिका का मानसिक रूप से क्या हो, गुलाम हो। वो भी यही चाहता था कि वैसा व्यक्ति हमको हो जो शरीर से तो ईरानी हो बट मानसिक रूप से जो है क्या हो, वो पश्चिमी सभ्यता को जो है से ओतप्रोत हो। और दूसरी चीज है कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या हो, अमेरिका का पूरी तरह से जो है भक्ति में लीन हो। तो मोहम्मद रजा उसमें बहुत फिट नजर आ रहा था। कौन? तो अमेरिका ने कहा कि तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये मेरा अंध भक्त भी है और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें जो है पश्चिमी सभ्यता का जो है पूरी तरह से भूत भी सवार है, ओतप्रोत है उससे। यही कारण था कि मोहम्मद मोसादेक को हटाकर मोहम्मद रजा को, अब देखिए मीन्स अब यहीं से चीजों को समझिए। 1953 में मोहम्मद मोसादेक को इसलिए हटाया क्योंकि ये जो है ना अमेरिका का सुनता था और ना ही ब्रिटेन का सुनता था। ये एक स्वतंत्र व्यक्ति था जो अपना राष्ट्रवादी नीति के तहत जो है अपने राष्ट्र को क्या निर्माण करना चाह रहा था। उसी राष्ट्र निर्माण के ही एक कड़ी था जिसमें जो है अपने खनिज को राष्ट्रीयकरण किया था कि इससे अपना राष्ट्र का फायदा हो। मीन्स वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी था, किसी से पक्षपाती नहीं था, जिसके कारण इसको भुगतना पड़ा, तख्ता पलट के रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब एक ऐसे व्यक्ति आया जो मोहम्मद रजा, जो पूरी तरह से जो है अमेरिका का क्या था, इसे आगे बताएंगे कि इसको अमेरिका का कठपुतली भी कहा गया। मीन्स अमेरिका ईरान पर एक ऐसे व्यक्ति को द्वारा शासन करना चाह रहा था कि जो हमारे इशारे पर क्या करे, नाचे। अब उसमें मोहम्मद राजा जो है क्या हो गया, फिट हो गया। उसके बाद मोहम्मद राजा ने क्या किया, तो एक बहुत बड़े व्यक्ति, एक बहुत बड़े गुट जो था क्या कर रहा था, एक बहुत बड़े गुट जो है ये मोहम्मद राजा का विरोधी था, क्योंकि ये तो पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत किया गया। इसके दोनों CIA, MI6 ये दोनों खुफिया एजेंसी ने मिलकर क्या किया था, गुप्त रूप से, साफ साफ समझिए कि CIA जो अमेरिका का था और MI6 जो ब्रिटेन का था, ऑपरेशन एजॉक्स, ऑपरेशन बूट, ये दोनों के तहत जो है गुप्त रूप से जो है तख्ता पलट में जो है कामयाब हुआ था। कोई ऐसा डंका पीट कर नहीं किया था। तो ये चीजों को जनता समझ रही थी कि अरे ये तो जो है यहाँ क्या कर दिया, ये हमारे साथ षड्यंत्र किया, हमारे साथ छल किया है, परपंच किया है। छल परपंच के माध्यम से जो है हमारे राजा को क्या कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री को बदलने में सफल रहे। तो जनता में यहीं से असंतोष पैदा हुआ था। यही से जो है मोहम्मद रजा के विरुद्ध भी और पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध भी। देखिए आज ईरान क्यों हमेशा जो है उसका विरोध करता है, क्योंकि यहीं से पैदा हुआ कि उसको षड्यंत्र के तहत हटाया, जिसको जो है आम जनता का क्या था, आम जनता पर जिसका प्रभाव था, आम जनता का जिसका समर्थन प्राप्त था। तो जनता का जो एक विश्वास होता है वो पश्चिमी देशों ने क्या कर दिया, खो दिया जनता का, ईरानी जनता का विश्वास। अब यहीं से जो है मोहम्मद रजा शासक बना। अब ये देखिए क्या किया, एक तो ये दोनों का सेवा भगत हो गया ब्रिटेन अमेरिका का, क्योंकि यही जो है इसका दादा था, यही जो है इसको बनाया था, निर्माण किया था, मोहम्मद रजा को प्रधानमंत्री बनाया। तो अब ये एक तो इसका सेवा भक्ति करना शुरू कर दिया, और दूसरे जो है जो विरोधी था ईरान में, जो विरोधी था उसके साथ दमनकारी नीति अपनाया। अब देखिए दमनकारी नीति कैसे अपनाया। तो जो मोहम्मद रजा का विरोधी था, जो पश्चिमी सभ्यता का विरोधी था, उसके साथ दमनकारी नीति अपनाया। अब दमनकारी नीति में क्या किया, ये सावक गुप्त एजेंसी उस समय, आज भी जो है सावक पढ़ते होंगे
कि सावक कहाँ की गुप्त एजेंसी है, तो सावक ईरान की गुप्त एजेंसी है। तो सावक गुप्त एजेंसी के माध्यम से जो है जो भी विरोधी था उसको दबाने का प्रयास किया। इसी का एक कड़ी के रूप में देखेंगे, इसी के एक कड़ी के रूप में है कि किसको, खोमैनी जो वहां का था, क्या था, धार्मिक गुरु था खोमैनी, और नेता, धार्मिक नेता भी था। खोमैनी जो है क्या करता था, तो अब देखिए खोमैनी को समझने से पहले एक चीज और समझिए। अभी बताए कि चूंकि ये जो है इसका अमेरिका और ब्रिटेन इसको मिलकर ने मोहम्मद रजा को प्रधानमंत्री बनाया था, तो इसको उपहार के रूप में भी कुछ देता। राजा जब प्रधानमंत्री जब बनाया तो उपहार में देगा ना, तो उसको उपहार के रूप में क्या दिया कि अमेरिकी सैनिक जो भी होगा कहाँ, ईरान में, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कानूनी कार्रवाई से छूट होगी। माने ईरान में जो भी सैनिक रह रहा है अमेरिकी सैनिक, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब देखिए ये जो है, अब ईरान के जो जनता है उस पर सारे कानून लागू होंगे, सारे कानून उस पर जो है थोपा जाएगा, बट अमेरिकी सैनिक जो वहां रह रहे हैं उसको छूट प्रदान होगा। क्यों? इसी को खोमैनी ने क्या कहा, खोमैनी ने जो है उसकी संप्रभुता का जो है क्या कहा कि हमारे संप्रभुता के साथ क्या है, खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ जो है सब लोगों के साथ बराबर नहीं हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा छूट दिया जा रहा है, किसी को जो है छूट नहीं दिया जा रहा है। तो इस आधार पर खोमैनी ने अमेरिकी सैनिक को जो कानूनी कार्रवाई करने से छूट दिया था उसका जो है पूरी तरह से जोरदार तरह से विरोध किया। एक तो ये कारण था। दूसरा जो है, दूसरा बताएंगे व्हाइट क्रांति। एक तो जो अमेरिकी सैनिक कानूनी कार्रवाई से छूट दिया गया, जो भी अमेरिका का सैनिक रहेगा ईरान में उसको जो है उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा व्हाइट क्रांति के माध्यम से क्या किया कि उन्होंने आधुनिकीकरण, और आधुनिकीकरण कैसा, पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग टू, मैंने पश्चिमी सभ्यता का उन्होंने, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता ने इसको प्रधानमंत्री बनाया था, बताइए। तो एक तो वो पश्चिमी सभ्यता को जो है पूरी तरह से क्या करना शुरू कर दिया, अनुकरण करना शुरू कर दिया, और अपने देश को पश्चिमी सभ्यता की कल्चर, संस्कृति और उसके अनुसार जो है अग्रसर किया। और दूसरी तरफ इसके जो आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का विरोधी था वो सारे को सावक गुप्त एजेंसी के माध्यम से क्या करना शुरू कर दिया, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, दबाने का कोशिश किया, उसकी आवाज को बंद करने का कोशिश किया। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है खोमैनी सैनिक को, जो अमेरिकी सैनिक को जो कानूनी छूट दिया था उसका भी उन्होंने जमकर विरोध किया। और ये व्हाइट रेवोल्यूशन जो हुआ, उसका व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत जो आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का प्रयास किया गया, उसका भी खोमैनी ने जमकर विरोध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1964 में खोमैनी को क्या कर दिया, निर्वासन कर दिया। निर्वासन, उसमें भी निर्वासन देश में नहीं किया, क्योंकि जानता था कि खोमैनी का देश की जनता का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़े जनता का उसको क्या प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसको निर्वासन करके कहाँ, तुर्की भेज दिया। लेकिन खोमैनी ने उसके बाद भी, तुर्की निर्वासन करने के बाद भी उन्होंने अपने मुद्दे पर, अपने सोच पर, अपने विचारधारा पर अड़े रहा, हमेशा जो है मोहम्मद रजा का विरोध करते रहा। तो हमने देखा कि अब देखिए मोहम्मद रजा का विरोध और ईरान की क्रांति का बीज यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत मोहम्मद रजा को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिससे जनता में असंतोष था। दूसरी तरफ व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण करने का ईरान का प्रयास किया गया, और तीसरी तरफ पूरी तरह से मोहम्मद रजा जो है पश्चिमी शासक का, अमेरिका जैसे देशों का कठपुतली बनकर रह गया था। इन सारे कारणों से एक तो धार्मिक नेता जो है इस्लामी विरोधी मान गए, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन जो चला है, व्हाइट रेवोल्यूशन में पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता का, वो पश्चिमी सभ्यता से उत्प्रोत था, वो ऐसा आधुनिकीकरण था जो पश्चिमी सभ्यता का क्या करता था, अनुकरण करता था। इससे धार्मिक नेताओं में क्या हुआ,
एक असंतोष पैदा हुआ और इसको साफ साफ उन्होंने इस्लाम विरोधी माना। दूसरी तरफ ये भी बताए थे कि शाह को क्या मानता था, शाह को ये सब कठपुतली मानता था। जैसे अयतुल्ला खुमैनी के भी जो चर्चा किए, ये मोहम्मद शाह को अमेरिका के कठपुतली से ज्यादा नहीं मानता था। इन सारे चीजों का प्रभाव मीन्स उसके तनाशाह दमन नीति, व्हाइट रेवोल्यूशन, धार्मिक नेताओं का जो है इस्लाम विरोधी विचारधारा, तो इस तरह से हम देखें कि ये सारे बिंदु जो है क्या हुआ, ईरानी क्रांति के लिए उत्तरदायी हुआ। और जब ईरानी क्रांति हुआ तो फिर से एक जो है ईरानी क्रांति जो है बहुत सारे नए चीजों को दिया, जिसका प्रभाव ईरान पर ही नहीं पूरे विश्व पर व्यापक रूप से हुआ। और सबसे बड़ा व्यापक प्रभाव हुआ कि ईरान आज तक जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा सहयोगी था अमेरिका का, वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और कैसे कैसे दुश्मन बना, वो उसकी चर्चा अब हम यहाँ से करेंगे। क्योंकि ईरानी क्रांति जो आई उसमें खुमैनी का बहुत बड़ा योगदान था। और ईरानी क्रांति के आने से एक तो तेल का जो है क्या हुआ, तेल भंडारण पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब तेल का जो है निकासी नहीं हो रहा था युद्ध के कारण। तो एक तेल संकट, पूरे विश्व में तेल संकट आया था। और दूसरी तरफ देखें कि इससे 1979 के ईरानी क्रांति से इस्लाम गणराज्य की स्थापना हुई। जैसे ही क्रांति हुआ तो क्रांति होने में क्रांति के बाद जो जन समर्थन हुआ और जो वोटिंग हुई, वो वोटिंग इस्लामिक गणराज्य के पक्ष में हुई। और इस तरह से इराक जो है अब क्या हो गया, अब जो है एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। इस्लामिक गणराज्य का मतलब कि शासन की नई प्रणाली शुरू हुई। शासन की नई प्रणाली कैसा, तो खुमैनी सुप्रीम लीडर बनकर आया। तो खुमैनी का सोच तो बताए थे कि जो खुमैनी नेता था उसका सोच किस तरह से था, वो जो है व्हाइट रेवोल्यूशन का पूरी तरह से शुरू से ही कट्टर विरोधी था। व्हाइट रेवोल्यूशन का कट्टर विरोधी का मीन्स क्या हुआ, जो पूरी तरह से आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का विरोध कर रहा था। उसके अनुसार क्या होना था, उसके अनुसार शरियत पर आधारित कानून होना चाहिए था। कानून वैसा होना चाहिए था जो शरिया कहता है। मीन्स वो पूरी तरह से क्या था, पूरी तरह से एक धार्मिक कुंठता था, उसके आधार पर वो शासन व्यवस्था चाहता था। जैसे आज कैसे हो रहा है, आज भी देखो इस्लाम धर्म में है कि बुर्का पहनना, पूरी तरह से पूरा बॉडी ढका होना, इस तरह की जो कल्चर थी उसी का खुमैनी पक्षधर था। तो ये जब सुप्रीम लीडर बनकर आया तो उन्होंने शरिया के आधार पर कानून बनाया और हिजाब को अनिवार्य कर दिया। कोई भी औरत जो है बिना हिजाब की नहीं रह सकती थी। तो इस तरह से उतना ही नहीं, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, अभी बताए थे, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव कैसे आया कि मध्य पूर्व में जो सबसे बड़ा दोस्त था अमेरिका का, वो सबसे बड़ा क्या बन गया, सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और इस अब चूंकि देखिए ईरान का एक बहुत बड़ा प्रभाव था कहाँ, अरबियन कंट्री में। तो अब दुनिया में कट्टरपंथी इस्लाम समूह का बढ़ावा मिला। मीन्स ईरान को देखकर जो इस्लाम देश था, बहुत सारे इस्लाम देश था, वो सारे क्या करना शुरू कर दिया, इस्लामी कट्टरपंथी जो है समूह का निर्माण हुआ और वो उसी विचारधारा के अनुसार चलना शुरू हुआ। उतना ही नहीं, उस समय का तत्कालीन एक और कारण था कि जैसा ही जो है ईरानी क्रांति हुई थी 1979 में, तो अब देखा कि हमको बंदी बना देगा, मोहम्मद रजा को डर हो गया कि हमको बंदी बनाकर जो है जेल में भेज देगा। तो वो ट्रीटमेंट, इलाज के डर से कहाँ भाग गया, अमेरिका भाग गया। अब जब अमेरिका भाग गया तो वहाँ का जनता में और आक्रोश आया, विद्यार्थी जो हाँ स्टूडेंट था उसमें और आक्रोश आया। और उन्होंने क्या किया, अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा ही नहीं किया, अमेरिका का जितने वहाँ जो कर्मचारी था वो सारे को बंधक बना लिया। जब इसको बंधक बनाया तो उस समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, जिम्मी कार्टर। उन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि किस ऑपरेशन के तहत जो है अमेरिकी राजदूतों पर जो
बंधक बनाया गया था उसको छुड़ाने का प्रयास किया। तो ऑपरेशन ईगल क्लॉ जो जिमी कार्टर ने चलाया था, ये भी गुप्त था, ये अभियान भी गुप्त था। और इसमें भी जो है ये बंधुकों को छुड़ाने में असफल रहा, क्योंकि डेजर्ट में बहुत सारे सैनिक मारे गए और मारे गए, बाकी जो बचा वो भाग गए, जिसके कारण ये क्या रह गया, जिसके कारण जो है ऑपरेशन ईगल क्लॉ ये असफल रह गया। फिर अल्जीरियस समझौता हुआ, अल्जीरियस समझौता के तहत जो है उसको फिर छुड़ाया। और प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति यहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति जब बदले जिमी कार्टर, तब जाकर जो है ये बंधक जो है कहाँ, ईरान से अमेरिका गए। माने इस तरह से हम देखते हैं कि एक जो अभी तक 1953 से हम यहाँ 1979 का रेवोल्यूशन तक देखे, ईरानी रेवोल्यूशन तक, तो मैंने यही पाया कि पश्चिमी कंट्री जो है इसको एक ऐसे रूप में देखता था कि यहाँ पर हम इसके शासक के द्वारा ही नियंत्रण स्थापित करके रखें। मीन्स यहाँ हम ऐसे शासक को बनाए, मीन्स किंग मेकर के रूप में जो है पश्चिमी कंट्री हमेशा बना रहना चाहता था कि हम चाहे तो सरकार बनाए, हम चाहे तो सरकार गिराए, और यहाँ सरकार भी हमारे अकॉर्डिंग टू हो, जो हमारे इशारे पर नाचे। बहुत दिनों तक उन्होंने इसमें सफल भी रहा, लेकिन खुमैनी जैसे नेताओं के नेतृत्व में उन्होंने अनसक्सेस रहा। और ईरानी रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो है वो ईरानी रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी जो है सुप्रीम लीडर का बनकर आया, और वहाँ फिर से एक बार इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। आगे देखेंगे कि अमेरिका ईरान, तो देखते हैं कि अमेरिका ईरान का, देखिए ये जो ईरानी क्रांति हुआ उसमें भी अमेरिका के साथ पूरी तरह से संबंध, यहाँ अभी बताए कि क्षेत्रीय संतुलन में बताए कि जो सबसे मध्य पूर्व में जो सबसे बड़ा दोस्त था कौन, ईरान, अमेरिका का, वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो देखिए इस तरह से जो है संबंध में किस तरह से आज तक जो मोहम्मद रजा के नेतृत्व में ये सबसे बड़ा दोस्त बना हुआ था, वही खुमैनी के नेतृत्व में जब आई ईरान, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और यही दुश्मनी कहीं कहीं आज के भी अमेरिका ईरान संबंध पर दिखता है और झलकता है। आज इतना ही, आगे बताएंगे कि इस संबंध का आगे क्या प्रभाव होगा इस